जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डीआरएचपी फाइल हो चुका है और डीआरएचपी में एक ऐसा डेट, जी हाँ, एक ऐसा डेट लिखा है जिस डेट तक एनएससी का आईपीओ आ ही जाएगा, नहीं तो ये आईपीओ फिर से कैंसिल हो जाएगा और फिर से जो है कई सारी मंजूरियां लेनी पड़ेंगी। उस डेट के बारे में भी मैं बताऊंगा कि लिस्टिंग का आखिरी डेट क्या है, ठीक है। और सारा विस्तार में हम लोग इस आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत प्रतीक्षित जो है यह आईपीओ है। कम से कम 4-5 साल से 6 साल से लोग जो है इस आईपीओ का इंतजार कर रहे हैं। एक बार आने वाला था, कैंसिल हो गया, दूसरी बार फिर से आने वाला है। अब हो सकता है इस बार भी आ जाए या कैंसिल हो जाए। उसी के बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा और टोटल A to Z हर एक चीज इस वीडियो का हम लोग, इस आईपीओ का इस वीडियो में हम लोग समझने वाले यहाँ पे हैं, ठीक है ना। वहीं पे बात करेंगे अगर इसके साइज का, तो देखिए साइज अभी प्राइस डिसाइड नहीं हुआ है, तो साइज डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन 5 लाख करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पे लगभग 30,000 करोड़ रुपए का यह जो है आईपीओ आ सकता है। टोटल इशू साइज का लगभग कह लीजिए 6% का यह जो है आईपीओ आ रहा है। सब कितना है डिटेल में नंबर के साथ भी नीचे लिखा गया है। तो कल ही उम्मीद थी कि ये आईपीओ लॉन्च होगा, लेकिन मैं 8-9 बजे तक देख रहा था, मुझे तो नहीं कहीं पे डीआरएचपी इसका मिला, तो इसलिए मैं नहीं बनाया। सुबह में देखा तो सब जगह पे छाया हुआ था, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया, यह जो है एमसीएक्स और बीएससी के बाद तीसरा एक्सचेंज बन जाएगा जो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होने वाला है, ठीक है ना। तो ये बढ़िया है। 30,000 करोड़ रुपए का साइज रहेगा। कौन कौन कितना हिस्सेदारी बेच रहा है, यहाँ पे भी मिलियन में वैल्यू लिखी गई है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि मिलियन जो वैल्यू के साथ में कितना रुपया का उनका जो है होल्डिंग बनेगा, वो सब, या उनका एवरेज कॉस्ट कितना है वो भी देखेंगे। आपकी आंखें जो है ना वो चौंधिया जाएंगी देख के कि किस किस प्राइस पे ये लोग खरीदे थे और हम किस प्राइस पे खरीदेंगे, 2,000 पे, 1,500 पे। भाई क्या ही है। अब देखिए, चलिए शुरू करते हैं। आईपीओ की अगर हम लोग संरचना देखेंगे टोटल, तो 17 जून को फाइल किया था कंपनी ने। टोटल यहाँ पे 100% बुक बिल्ड ऑफर रहेगा। कोई भी यहाँ पे प्रमोटर नहीं रहेगा। डीआरएचपी में साफ लिखा है कोई पहचान योग्य प्रमोटर नहीं है, ठीक है ना। और जैसे कई सारी कंपनियों के ऐसे हैं कि प्रमोटर नहीं है, ठीक है ना। फ्रेश इशू की बात करेंगे तो सारा का सारा कोई भी फ्रेश इशू नहीं है, ओएफएस ही है। कुल ओएफएस है। पुराने शेयर लगभग बेचे जाएंगे लगभग 14 करोड़ 89,05,525 इक्विटी शेयर बेचे जाएंगे, ठीक है ना। लगभग 15 करोड़ इक्विटी शेयर टोटल बेचे जाएंगे। 1 रुपये फेस वैल्यू वाले ये सारे के सारे शेयर बेचे जाएंगे। वहीं पे बात करेंगे हम लोग कौन कौन शेयर बेच रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो हिस्सेदारी बेच रहा है वो है एसबीआई। 2,47,50,000 इक्विटी शेयर बेच रहे हैं। इनका कॉस्ट कीमत कितना था पता है आपको? 80 पैसे पे इन्होंने खरीदा है और बेचेंगे किस प्राइस पे? लगभग 2,000 रुपए पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। आगे हम लोग प्राइस, मतलब 80 रुपए वाले शेयर को 2,000 रुपए में बेचेंगे। भाई मजा आ रहा है कि नहीं? ठीक है। एमएस स्ट्रेटेजिक की बात करेंगे तो 1,60,00,000 इक्विटी शेयर बेचेंगे, लगभग 66 रुपए पे खरीदे थे। कनाडा पेंशन फंड 1.18 करोड़ इक्विटी शेयर बेचेंगे, लगभग 324 रुपये इनका प्राइस था, जो कि सबसे ज़्यादा इन्हीं का प्राइस है। अरंडा इन्वेस्टमेंट भी 1.12 करोड़ इक्विटी शेयर बेचेंगे, लगभग 62 रुपये पे इन्होंने खरीदा था। और समझ लीजिएगा, और ये बैंक ऑफ बड़ौदा 54 पैसे पे खरीदा था। 54 पैसे पे 1,09,00,000 इक्विटी शेयर बेचेंगे ये। 54 पैसे के रेट से खरीदे थे। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो आईएफसीआई में अभी जो गिरावट आ रही है ना, न्यू जोन सेल, उस पर भी डिटेल वीडियो बनाओ। 1,09,00,000 इक्विटी शेयर ये भी बेचेंगे और ये 46 पैसे पे खरीदे थे। सबसे कम प्राइस पे 46 पैसे पे खरीदे थे और 2,000 के आसपास सेल करेंगे। मतलब ये लोग अमीर बनते हैं, समझ रहे हो। हम लोग तो बस ऐसे ही। अब देखिए आवंटन की बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे कर्मचारी के लिए भी 5 लाख इक्विटी शेयर तक का बोली लगाने के लिए छूट रहेगा। हालांकि जब आवंटन शुरू होगा तो 2 लाख की काउंट होगा। रिटेल क्यूआईबी के लिए, क्यूआईबी कैटेगरी के लिए 50%, रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% यहाँ पे रिजर्व रहेगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा। वहीं पे बात करेंगे, कुछ बीमा कंपनियां भी अपने शेयर बेच रही हैं, लगभग 3.36 करोड़, जिसमें सरकारी बीमा कंपनियां हैं जीआईसी, न्यू इंडिया, नेशनल, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। ये चारों मतलब इंश्योरेंस कंपनियां भी बेचेंगे। इनका भी औसत प्राइस 32 पैसे से लेके 5 रुपये 26 पैसे तक का है। मतलब कितने पहले ये लोग खरीदे थे भाई। लिस्टिंग और भुगतान की प्रक्रिया देखेंगे तो वहीं बीएससी पे लिस्ट होगा यह आईपीओ,
और एस्बा के थ्रू या यूपीआई के थ्रू आप जो है इसमें पैसा लगा सकते हैं। प्राइस बैंड विज्ञापन 2 कार्य दिवस के अंदर आएगा, जब आईपीओ आएगा तब आएगा, डेट आप लोगों को अभी बताऊँगा, ठीक है ना? आंतरिक कुछ जोखिम भी हैं, कुछ इसकी दिक्कतें भी हैं, ठीक है ना? इसमें बताया जा रहा है कि जो सेबी जो है बार-बार साप्ताहिक कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर देती है, प्रीमियम बढ़ा देती है, ठीक है ना? इस तरीके से तो वो अप फ्रंट मार्जिन जिसको कहते हैं वो बढ़ा देती है, तो इससे थोड़ा-सा इनके वॉल्यूम पे प्रभाव पड़ता है और ये दिक्कत हमेशा बनी रहेगी। कभी भी ऐसी जो है अपडेट आगे भी आएँगी तो वो दिक्कत हो जाएगा। तकनीकी गड़बड़ियाँ भी कुछ हो जाएँगी, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से 2021 में इसी तरीके का हुआ था, 5 घंटे ट्रेडिंग बंद थी। तो टेक्निकल ग्लिच भी आने की आगे संभावना रहती है, जिससे कंपनी का रेपुटेशन खराब हो सकता है और इसके शेयर में गिरावट उस समय आ सकती है जब ये ग्लिच देखने के लिए मतलब मान लेते हैं कभी मिली। 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा था। साइबर सुरक्षा जोखिम भी बना रहेगा। अभी बताया जा रहा है कि अभी 2025 में लगभग 11 मिनट में 40 करोड़ हिट आए थे, मतलब 40 करोड़ हिट आए थे साइबर मतलब जो अटैक थे। लेकिन कंपनी सह गई उस समय, लेकिन फिर भी धीमा हो गई थी। तो ये सारे के सारे आगे आने वाले समय में इसके कुछ जो है दिक्कतें बनी रहेंगी। सुरक्षा निधि अच्छा खासा कंपनी के पास है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड भी है अच्छा खासा कंपनी के पास, लगभग 2870 करोड़ रुपए का। हर निवेशक का प्रति डॉलर डिफॉल्ट अगर कोई ब्रोकर-वोकर ऐसे-वैसे कुछ कर जाता है, तो फिर यहाँ पे कंपनी जो है लगभग 35 लाख रुपए का मुआवजा देती है। तो बढ़िया है, कुछ अच्छी बातें भी हैं, कानूनी मामले भी कुछ चल रहे हैं सीसीआई के साथ इनका, वहीं पे लोकेशन और डार्क फाइबर मैटर अभी चल रहा है। कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग मामला भी इनके साथ मतलब अभी चल रहा है कुछ। बैंक के पास अपने शेयर गलत तरीके से गिरवी रखे थे। तो ये सारे मामले भी अभी चल रहे हैं। बोर्ड और कॉर्पोरेट चूक भी अभी इसमें हुई थी, तो इसके लिए भी सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि लिस्टिंग के बाद अगर इसी तरीके की चूक होगी तो सेबी की तरफ से अच्छी खासी कार्रवाई भी हो सकती है या बीएसई की तरफ से कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जिस एक्सचेंज पे लिस्ट होंगे वही ना कार्रवाई करेंगे, तो वो चीज़ हो जाएगा। क्योंकि इसमें कुछ नियुक्ति में देरी हुई थी, ठीक है ना? इस तरीके से महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं थी लगभग 147 दिन तक, 651 दिन तक पूर्वकालिक जो है अध्यक्ष पद खाली था, मतलब समझ सकते हो, ठीक है ना? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी मुंबई ने फरवरी 2026 में कंपनी के एमडी सीईओ पर जुर्माना लगाया था। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ये आगे आने वाले समय में जब लिस्ट हो जाएगी ना, तो दिक्कतें देखने के लिए मिलेगी। रजिस्ट्रेशन रेट की बात करेंगे तो अब कंपनी छोड़ने वाले अधिकारी पहले 2024 में 30% लोग छोड़ रहे थे कंपनी, अब केवल 21% लोग छोड़ रहे हैं, जो 6.5-7% सुधर गया है। तो ये एक अच्छा कंपनी के लिए हो सकता है। कंपनी लाभांश भी देती है ₹35 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, इसका जो है लाभांश नीति भी कह लीजिए है। अच्छा, ठीक है ना? तो यहाँ पे अब मेन चीज़ आता है जिस न्यूज़ का आप लोगों को इंतज़ार था कि लिस्टिंग की जो है लास्ट डेट सीमा एक क्या होगी, डेडलाइन जो जिसको कहते हैं वो क्या हो सकती है। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है कि सेबी की समय सीमा, सेबी ने जो आईपीओ के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जो दिया था, एनओसी जिसको हम लोग कहते हैं, और यही मिला था, तभी से जो है ये हाइप बना था कि अब आईपीओ इसका आ जाएगा, और तभी से आ ही रहा है। एनएससी को अपनी पूरी लिस्टिंग प्रक्रिया 30 जनवरी 2027 तक, जी हाँ, ये नोट करके रख लीजिएगा, 30 जनवरी 2027 तक, मतलब कह लीजिए ये पूरा साल और 2027 का 1 महीना, ठीक है ना? अभी ये जून है, तो उसके बाद जून अगर हम लोग छोड़ देंगे तो भी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, कुल मिला के 7 महीने का टाइम है। इस 7 महीने के अंदर-अंदर कंपनी को अपना आईपीओ लेके आ जाना है, नहीं तो क्या करना होगा, नहीं तो ताज़ा अनुमोदन फिर से जो है सेबी के पास इनसे लेना पड़ेगा। तो सेबी का जो मतलब ये एनओसी मिला है वो 30 जनवरी 2027 तक के लिए ही मिला है। अगर 30 जनवरी 2027 तक आईपीओ नहीं आ जाता है तो ये जो एनओसी था ये रद्द हो जाएगा और फिर से नया एनओसी इनको लेना पड़ेगा। फिर नया एनओसी लेंगे, फिर नया डीआरएचपी दाखिल करेंगे, फिर नया सेबी से मंजूरी लेंगे, फिर जो है आईपीओ लाएंगे, तो फिर कम से कम मान के चलिए कि फिर से 1 साल का टाइम लग जाएगा। तो ये डेट मिस नहीं होना चाहिए, 30 जनवरी 2027, ये डेडलाइन एक तरीके से कह लीजिए है, इसके अंदर ही ला देना। और यहाँ तक लिस्टिंग की प्रक्रिया भी पूरी हो जानी है, मतलब लिस्टिंग की प्रक्रिया का मतलब हो गया कि ये इस दिन तक शेयर मार्केट में ट्रेड होने चाहिए, ठीक है ना? तो मतलब आईपीओ आएगा लगभग दिसंबर के लास्ट तक या जनवरी में,
ये आईपीओ का डेट रहेगा, तभी तो ओपनिंग डेट रहेगा, क्लोजिंग डेट रहेगा, सेटलमेंट का डेट रहेगा, फंड रिफंड का डेट रहेगा, फिर लिस्टिंग का डेट रहेगा। तो अगर 1 जनवरी से प्रक्रिया शुरू होगी तो लगभग 15-20 दिन लग जाता है टाइम, या उससे पहले हो जाए तो और बढ़िया है, दिसंबर में हो जाए लिस्टिंग और बढ़िया है। तो ये डेट आप लोगों को नोट करके रखना है और याद रखना है, मुझे भी याद दिलाना है, कभी भूल जाऊंगा तो, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे अपडेट है। अब देखिए इसका अगर अनलिस्टेड भाव देखेंगे तो 1950 से लेके 20,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस तरीके से कभी-कभी ये जो है 2300-2400 के आसपास भी चला जाता है। 25 में गया था कई बार। हालाँकि अभी जो है थोड़ी-सी नेट प्रॉफिट में गिरावट की वजह से थोड़ा बहुत जो है नीचे की साइड में आया है, ठीक है ना। और वहीं पे अगर देखेंगे इसका लिस्टिंग प्राइस लगभग 1850 से 2100 के बीच में रह सकता है, ऐसी संभावना है। तो देख लीजिएगा आप लोग। बाकी अगर और भी देखेंगे तो चलिए ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी अपडेट रहेगा तो मैं दूंगा आपको।